हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाई गौरव पांडे में। और आज हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। तो आखिर संयुक्त राष्ट्र क्या है, लीग ऑफ नेशन क्या होता है, वीटो पावर क्या चीज़ है और कौन कौन से देशों के पास वीटो पावर है, कार्यकाली सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य क्या है, कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, इसमें भारत के पास वीटो है कि नहीं है और ये कितने कैसे काम करती है दुनिया पर, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम एक छोटी सी बात जो है, आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता होगा, फिर मैं हो सकता पता हो लेकिन फिर भी मैं इसकी बात करता हूँ। आखिर ये क्या कारण है कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले हर संगठन जिसका अंतिम नाम ओ होता है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, आखिर ये क्या कारण है कि इन सभी का जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वह कहाँ होता है भैया? जिनेवा में होता है। कहाँ होता है? जिनेवा में होता है। जिनेवा एक स्विट्जरलैंड का शहर है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। लेकिन अगर बर्न में ना होकर ही जिनेवा में इन सभी के मुख्यालय क्यों है? इसके पीछे भी कहानी है, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसको हम लोग जरूर समझेंगे। तो आखिर देखिए, समझते हैं इसके पीछे क्या राज है। अब देखिए, अगली बात अगर हम करें कि भैया इसके पीछे राज क्या है, तो पहले हम समझेंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्या होते हैं। तो असल में पहले 1914 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 के बीच में, यह कौन सा समय था भैया? ये प्रथम विश्व युद्ध था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध से दुनिया गूंज रही थी और इस समय जो है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम भारत दुनिया का प्रथम युद्ध चला। और 1919 में जाकर जो है वायसराय की संधि हुई। और यहाँ पर क्या हुआ 1919 में भैया? 1919 में क्या हुआ कि यहाँ पर वायसराय की संधि हुई और इस वायसराय की संधि में ही ये घोषणा कर दी गई कि भैया ये विश्व युद्ध जो है अब विराम अवस्था में है, अब इसको विराम कर दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई और इससे कई सारे देशों को बहुत नुकसान हुआ। दुनिया की किसी भी लड़ाई में किसी को फायदा नहीं होता है, तो इसी युद्ध में कहाँ फायदा होने वाला था। लेकिन आखिर इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि अब आगे विश्व युद्ध ना हो, इस उद्देश्य को लेकर कि मतलब दूसरा विश्व युद्ध ना छिड़ने पाए, इसको लेकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन एक संस्था बनाई गई। कब भैया? 1920 में। 1920 में लीग ऑफ नेशन जो है एक संस्था बनाई गई और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध से बचाना। लेकिन इस संस्था में तो कुछ कमियां थी जिस वजह से ये फ्लॉप हो गया। कि अब चूंकि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसका मतलब क्या है? ये अपने उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर पाई। उसके पीछे कुछ रीजंस थे। कौन कौन से रीजन थे सर? पहली बात तो ये कि इसका संस्थापक देश कौन था? तो वो था अमेरिका। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन को संस्थापित किया था। लेकिन हुआ ये कि समय बदला और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो संस्थापक देश था यह लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाया। तो कहने सर क्या पागल हो तो नहीं गए हैं? आपने कहा कि अमेरिका ने ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया, अमेरिका ने आह्वान किया देशों को कि भैया एक ऐसा संगठन बना दीजिए जिससे दुनिया जो है विश्व युद्ध से बच सके। फिर अमेरिका ही नहीं बन पाया। हाँ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में शामिल होने के लिए एक नियम था कि कोई भी देश लीग ऑफ नेशन में तब शामिल हो सकता है जब अपने यहाँ वो संसद में ये विधेयक पारित कराए कि हाँ अब यह देश जो है लीग ऑफ नेशन में शामिल होने जा रहा है। अमेरिका में भी ये हुआ। यहाँ पर लोगों ने अपना प्रस्ताव पारित किया, सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा अमेरिकी संसद में, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। और पारित नहीं होने के कारण पहला जो इस संगठन का जो है इस फ्लॉप होने का रीजन तो यही था कि संस्थापक सदस्य अमेरिका इस लीग ऑफ नेशन का हिस्सा ना बन पाना। उस टाइम पर जर्मनी लगातार हमला कर रहा था, पोलैंड पे हमला कर रहा था, जर्मनी फ्रांस पे हमला किया, जर्मनी ने बहुत सारे देशों पे हमला किया। और इस संगठन का उद्देश्य ही था कि देशों के बीच में जो युद्ध है, जो तनाव है, उनके बीच में क्या करना, उनके बीच में व्यापार स्थापित करा देना ताकि उनके बीच की मतभेदों को थोड़ा कम कर दिया जा सके और युद्ध जैसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। लेकिन जर्मनी पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे थे। वो क्या कारण थे, क्यों ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, तो उस समय की बात जाने। और दूसरा बात क्या थी भैया
कि अमेरिका की, ये तो बात हो गई कि हाँ भाई अमेरिका के चलिए ये नहीं बन पाए, और दूसरा यही कि वही जर्मनी जो है लगातार हमले कर रहा था। जर्मनी जो है ये हमले कर रहा था, और ये जो है क्या थे, मुक्त की तरह एकदम चुपचाप थे, ये कुछ नहीं कर पाए। और क्या हो गया यहाँ पर, दूसरा कारण था यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया सर। द्वितीय विश्व युद्ध देख लिया देश ने। अब द्वितीय विश्व युद्ध होते ही क्या हुआ कि जब ऐसी स्थिति बनी गई कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो इसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो गया कि लीग ऑफ नेशन की जो है यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया। इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बताते हैं इसके आगे। अब मैंने इसे बताया आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, कौन थे भैया ये, वुडरो विल्सन ने दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुडरो विल्सन ने क्या किया कि दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने के लिए 1920 में 10 जनवरी 1920 को एक संगठन जो है, एक संगठन को स्थापित किया जिसका नाम था क्या सर, वो था लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया को विश्व युद्ध से बचाना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, और अमेरिका का इस संगठन का सदस्य ना बन पाना ही दो बड़े ऐसे कारण थे जिस वजह से ये संगठन का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति, ये इस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर गया है शायद, हाँ रूसवेल्ट, उस टाइम के राष्ट्रपति क्या थे भैया, रूसवेल्ट थे। और इन्होंने जब विश्व युद्ध बेकार हो गया, मतलब विश्व युद्ध के कारण जब ये खत्म हो गया, तो फिर अब एक नए संगठन की स्थापना किया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ। इनका जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो है क्या किया गया, इसकी स्थापना कर दी गई। अब आखिर समझते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया, अगर ये इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध से बचाना, कि आखिर अब तृतीय विश्व युद्ध ना होने पाए। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध हो पाया? नहीं, तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि ये संस्था कहीं ना कहीं अपने चीजों को, अपने उद्देश्य को लेकर कामयाब हो पाई। आखिर ये यूनाइटेड नेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके विषय में ये समझते हैं। तो देखिए यूएनओ के असल में क्या है कि यूएनओ के छह अंग हैं। इसमें जो सबसे पहला अंग है वो है यहाँ की महासभा का। ये क्या है, सबसे मेन अंग जो गिना जाता है किसका, महासभा का। यह है एक जनरल असेंबली है, इसको दुनिया की संसद कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं, दुनिया की संसद कहते हैं। दुनिया की संसद का मतलब क्या है सर, कि दुनिया के सभी, भारत के नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं, वे सभी के शासनाध्यक्ष। सर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें शासनाध्यक्ष की बात मैं कर रहा हूं कि यहाँ पर जो महासभा में, यूएनओ के महासभा में किसको लेने की पावर है, वहां के शासनाध्यक्ष को लेने की पावर है। भारत में क्या राष्ट्रपति जाएगा यहाँ पर? नहीं, भारत का राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष नहीं है यहाँ का। अमेरिका का राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष है, जिसके पास प्रशासनिक पावर होगी वह महासभा में नेतृत्व करेगा। तो ये क्या है, दुनिया की संसद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको दुनिया की संसद इस नाते कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दुनिया के जितने भी देश हैं उनके शासनाध्यक्षों की क्या होती है, प्रतिवर्ष मीटिंग होती है। अच्छा, कितने सदस्य देश हैं भैया? 193 देश जो है कुल इसमें नॉमिनेटेड हैं, और जो देश इस यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस संयुक्त राष्ट्र में जो है इसमें शामिल है, उन्हीं को ही मान्यता दी जाती है कि भैया ये देश है। रजिस्टर्ड देशों की संख्या जो है वह जितने देश इसमें जो है सदस्य हैं, उन्हीं को जो है देश की संज्ञा दी जाती है। सबसे नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान। 193वां देश जो कौन सा है, दक्षिणी सूडान जो है इसका देश है। तो देखिए ये दुनिया का संसद है भैया, ये 1993 है। भारत भी इसका हिस्सा है। दुनिया के 193 देश इसके हिस्से हैं। महासभा की हम बात करें अगर, तो इसमें जो है हर वर्ष जो है अलग अलग देशों के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है यह होता है सिर्फ 1 साल का। 1 साल का कार्यकाल होता है यहाँ के अध्यक्ष का, और ये लगातार क्या होते जाते हैं, बदलते रहते हैं। अब इसमें अगला चीज जो आता है, अगला जो है, अभी इसके ऊपर भी और बात करेंगे, बस समझते हैं। तो पहला जो इसका अंग है वह है महासभा, दूसरा अंग है वह है न्यास,
न्यास का मतलब क्या होता है सर, ये क्या करता है? तो चूंकि ये इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, तो भाई इसको चलाने के लिए पैसा भी तो बहुत लगेगा। तो पैसे की व्यवस्था कौन करेगा? वो करता है न्यास। न्यास वह भाग है यूएनओ का जो कि किसकी व्यवस्था करता है? तो वित्तीय व्यवस्था को, पैसा भैया, बिना पैसा कोई काम होता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कहने का मतलब क्या है कि वित्तीय पैसा, मतलब वित्तीय जो है सारा काम जो है कौन देखता है भैया? ये न्यास देखता है, सारा रुपया पैसा देखता है। अब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भैया बताइए भारत कितना पैसा देता है यूएनओ को? इस संयुक्त राष्ट्र की जब बैठक होती है, इसको संयुक्त राष्ट्र को अच्छे से चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए भारत कितना पैसा देता है? तो इसकी जितनी भी खर्च है केवल 1% पैसा भारत देता है, सिर्फ 1%, सिर्फ 1% पैसा भारत देता है। आखिर अब देखिए, लेकिन भारत क्या करता है और भी अलग तरीके से मदद करता है। अभी हम समझेंगे कि भारत कैसे कैसे मदद करता है। भारत छोटे छोटे देशों को दवा पहुंचाने में, जैसे कि कोविड मैत्री के तहत हम लोगों ने, वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोगों ने गरीब देशों की जो है मदद किया। तो भारत कहीं से भी चीजें कम नहीं देता है। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा महासभा और दूसरा क्या है भैया? न्यास है। तीसरा है इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या सर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह भी इसका सदस्य, यह भी जो है इसी का पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? सभी लोग ध्यान कीजिएगा कि आपको पता है, नहीं पता तो आपसे जान लीजिए। द हेग कहाँ पड़ता है भैया? ये नीदरलैंड पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? नीदरलैंड में पड़ता है। और नीदरलैंड की ही एक शहर है द हेग, इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या जो है, इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ये क्या काम करती है? जैसे आपके पटीदार से मार होती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? FIR लिखवाने जाते हैं, और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे देखा जाता है। ऐसे देश और देश के बीच में कोई टकराव उत्पन्न होता है तो उस पर जो है अपना निर्णय कौन देता है भैया? ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में देता है, और वहां के मुकदमे की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा होती है। यहाँ पर एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक जो जज होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो वह 9 वर्ष होता है। भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन से व्यक्ति इस समय है? तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा, दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी जो है ये क्या है भैया? ये भारत की तरफ से निर्वाचित होने वाले जो है ये क्या है? भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये एक जज के रूप में है। 9 वर्ष का कार्यकाल जो है इसका होता है। जजों की संख्या कितनी होती है भैया? तो 15 जज होती है, 15 जजों की संख्या होती है इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। तो समझ में आ गया? तो 3 हमने समझा, एक महासभा समझा, एक न्यास होता है, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। आइए चौथी की बात करते हैं। तो चौथा क्या है सर? तो चौथा है सेक्रेटेरिएट या फिर सचिवालय। सेक्रेटेरिएट या सचिवालय क्या है सर? जैसे सचिवालय, क्या सचिवालय का नाम हमने पहले भी सुना है? बिल्कुल, हमने हर जगह सचिवालय होता है भाई। राज्यसभा में सचिवालय होता है, मतलब संसद में भी सचिवालय है, और प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं में भी सचिवालय है। इसका काम क्या होता है सर? तो सचिवालय क्या करता है? देख रेख करता है, मेंटेनेंस करता है। कहने का मतलब जैसे मोदी जी को कौन सी योजना देश के लिए निकालनी है, क्या मोदी जी का दिमाग इतना तेज है कि वो 28 राज्य, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश, पूरा विश्व को कौन सी चीजें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या ये इनके बस का अकेले बस का काम है क्या देश को चलाना? नहीं, क्या करता है? सचिवालय वहां पर काम करता है। हर जो है ये क्या होता है, इसमें IAS ऑफिसर सिर्फ होते हैं, और ये काम करता है दिमाग देने का कि मतलब सेक्रेटेरिएट क्या करता है सर? वह देख रेख करता है, मेंटेनेंस देखता है, देख रेख करता है, और सारी जो रणनीति होती है कि संयुक्त राष्ट्र जो है किसी मुद्दे पर कौन सी अपनी बात रखेगा, कौन सी बात किस कहाँ पेश की जाएगी, किस देश के साथ कैसा व्यवहार करना है, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, किसको मदद करनी है, किसको नहीं करनी है, ये सब जो है इंटरनल दो ऑफिस होते हैं असल में। किसी भी बैंक वगैरह में देखिए, एक होता है बैक ऑफिस, एक होता है फ्रंट ऑफिस। डायरेक्ट मिलने जाते हैं ना, तो ऐसे पगले टाइप ताश खेलता रहेगा, कहेगा भैया लंच हो गया है, तो वो क्या, वो फ्रंट ऑफिस है। रतिया में फिर 2 बजे बाद अगर कहीं कैश में उड़ाता है ना, बैक ऑफिस का काम होता है, वहाँ पे बैलेंस चेक करते हैं। ये समझ लीजिए सचिवालय क्या है, तरीके का बैक ऑफिस है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर IAS जो है बहुत मास्टरेट IAS के दिमाग के लोग जो है ये काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई दुनिया पे कंट्रोल करना है। तो ये था हमारा सेक्रेटेरिएट का। आइए समझते हैं सेक्रेटेरिएट को कौन देखते हैं। तो भैया इसका महासचिव ही सेक्रेटेरिएट को भी, सेक्रेटेरिएट मतलब इसका जो महासचिव होता है वही सब कुछ इसको देखता है। सचिवालय एक मुख्य अंग है। अगला जो अंग है हमारा वह कौन सा भैया? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो क्या 6 2 हो गए, 3 4, हाँ, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद
सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद ये क्या है सर? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद मतलब ये है कि किसी ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर समाज में कौन कौन सी चीजें समाज के फायदे के लिए हैं, उनको विषय में संयुक्त राष्ट्र का क्या स्टैंड रहेगा, या इसका काम होता है। और जो है लास्ट जो है छठवां जो है वो कौन सा भैया? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद भैया ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं सर आपको इस महासभा को भी बताया और सुरक्षा परिषद को भी बताया है। हाँ, असल में सुरक्षा परिषद इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे भारत में क्या है, भारत में सबसे बड़ा पद जो है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन प्रशासनिक पावर किसके पास है? वह है प्रधानमंत्री के पास। तो सुरक्षा परिषद ऐसे ही, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन है ये। मतलब अगर कोई देश कुछ नौटंकी करता है तो उसको पटरा करने का काम कौन करेगा? सुरक्षा परिषद करेगा। तो 6 अंग होते हैं भैया संयुक्त राष्ट्र के, एक महासभा, एक न्यास, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक सचिवालय, एक सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और एक सुरक्षा परिषद। आइए इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप जो है इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण जो है, अब आइए समझते हैं थोड़ा सचिवालय को। इसका जो पार्ट अगला है, मतलब इसी का जो अंग है सचिवालय। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया संयुक्त राष्ट्र का जो है 6 इसके अंग होते हैं। उसमें महासभा होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यास है, उसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, उसमें सुरक्षा परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो है 6 अंग है। अब आइए समझते हैं सचिवालय क्या होता है। सचिवालय काम करता है भैया, ये मास्टर माइंड होता है। आपको मैंने पहले बताया मास्टर माइंड होता है। और इसका सबसे मेन कौन होता है भैया? वो महासचिव होता है। महासचिव होता है भैया, महासचिव इसमें सबसे मुख्य होता है। और अध्यक्ष जो है केवल एक साल के लिए कार्यकाल के लिए नियमित होता है। महासचिव का कार्यकाल पूछा जाता है आपसे। महासचिव का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 साल का। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है भैया? महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल का और अध्यक्ष सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं। सचिवालय का जो काम देखता है कौन देखता है भैया? महासचिव देखता है। इस समय जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस भैया ये क्या है? यही हमारे जो है इस समय संयुक्त राष्ट्र के क्या है? सचिव हैं। पहले सचिव का नाम बात करें तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली, इनका नाम भी अजीब अजीब है। त्रिगवेली क्या थे भैया? ये पहले महासचिव थे। पूछा जाता है आपसे, पहले महासचिव थे। और इसके पहले कौन था भैया? कोफी अन्नान थे। एंटोनियो गुटेरेस के पहले कोफी अन्नान थे। 2 लोग ऐसे हुए हैं जो 2 बार महासचिव बने हैं। कौन कौन भैया? तो वो जो है कोफी अन्नान और वान की मून। कौन? कोफी अन्नान और वान की मून। लिखते हैं, लिख लीजिए। कोफी अन्नान और वान की मून, ये लोग दो बार संयुक्त राष्ट्र की 2 बार महासचिव बनने का गौरव किसे प्राप्त है भैया? कोफी अन्नान और बान की मून को प्राप्त है। तो ये तो बात रही भैया सचिवालय की। सचिवालय मुख्य काम करता है। आइए सचिवालय के बाद जो है इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी भैया? सुरक्षा परिषद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? इस समय हम लोग क्यों समझे सुरक्षा परिषद को? इस समय देखिए जैसे कि यूक्रेन और रूस विवाद चल रहा है। एक वीडियो इस पे आई भी, आप जरूर देखिएगा उसको। रूस और यूक्रेन विवाद में जो असल में निर्णायक काम जो होगा वो यूएनओ का ही होगा। और यूएनओ में से 6 परिषदों में से कौन इस पे काम करेगी? वह करेगी सुरक्षा परिषद। कौन करेगा भैया? सुरक्षा परिषद करेगी इसमें सर। सुरक्षा परिषद ये कौन है? मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है भैया? दुनिया की पुलिसमैन है। दुनिया की पुलिसमैन है ये। दुनिया की पुलिसमैन है। दुनिया का कोई भी देश गड़बड़ करेगा, किसी को मारे पीटेगा तो उसको क्या करेगी? उस पर झपड़ा मारेगी उसको। तो पुलिसमैन है दुनिया का, यही काम करेगा इन दोनों देशों में। आइए समझते हैं सुरक्षा परिषद में कितने चीजें हैं। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य जो कुल होते हैं कितना होते हैं भैया? ये 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में सर 15 सदस्य। सर आपने 193 बताया था भैया। वो महासभा के सदस्य हैं। जो आदमी महासभा का सदस्य होता है वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य माना जाता है। लेकिन सारे जो जितने भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र जुड़े हैं वो सुरक्षा परिषद के जो है सदस्य नहीं होते हैं। सुरक्षा परिषद में सिर्फ कितने सदस्य हैं भैया? 15 सदस्य हैं। क्या हम अभी सुरक्षा परिषद सदस्य हैं? नहीं। क्यों नहीं है समझते हैं। इस 15 में ये 10+5 का फॉर्मूला लगता है। किसका? 10+5 का। इसका मतलब क्या होता है सर कि 5 जो है ये परमानेंट है। 5 क्या है? परमानेंट है। भैया कोई नौकरी निकाल के आए इनकी परमानेंट है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। 5 सदस्य जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है? टेम्पोररी मेंबर है।
टेम्पोररी का मतलब देश भी टेम्पोररी होता है, बिल्कुल इनके हिसाब से देश भी टेम्पोररी होता है। कहने का मतलब क्या भैया, 10 देश ऐसे हैं जो कि टेम्पोररी हैं, वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से 5 देश हैं भैया, इसको समझते हैं हम लोग। कौन कौन से 5 देश हैं वो, तो 5 महाशक्तियां जिनको कहा जाता है वही है इसके 5 सदस्य देश। और ये 5 स्थायी देशों की अगर हम बात करें, 10+5 का जो फार्मूला होता है, इसमें 5 कौन सा भैया स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें कौन है भैया, इसमें है यूएसए, अमेरिका जो कहते हैं भैया, इसमें रूस है, इसमें और कौन है भैया, इसमें फ्रांस है, इसमें क्या है भैया, और चीन है, और कौन है भैया, यूके भी है, हाँ यूके, ब्रिटेन। ये जो 5 देश हैं भैया, यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस और चीन, इन्हीं के पास क्या है, सदस्यता है, स्थायी सदस्यता है इस संयुक्त राष्ट्र की। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। हम लोगों ने जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने वीटो पावर पढ़ा था कि भैया किसी अध्यादेश को रोकने की शक्ति ही क्या कहलाती है, वीटो पावर कहलाती है। लेकिन यहाँ का वीटो पावर भी यही चीज है कि मतलब दुनिया के किसी भी निर्णय पर ये 5 देश जो है, ये दुनिया के किसी भी देश पर निर्णय का अंतिम निर्णय इन्हीं के ऊपर है। यहाँ का असल में एक नियम है। क्या नियम है सर, कि यूएसए जो संयुक्त राष्ट्र कोई विधेयक पारित करता है, कहां पारित करेगा सर विधेयक, महासभा में। तो कोई देश अगर विधेयक पारित करता है और सब लोग कहें हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इस 5 में से कोई अगर एक देश कह दिया कि हम इस पर सहमत नहीं है, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। मतलब 193 देश होते हैं, 192 देश एक तरफ बात करें और एक देश कहे कि हम अपना वीटो कर दे रहे हैं, तो वह चीज पारित नहीं होगा, उसको पारित नहीं किया जाएगा। इतनी हैवी शक्ति होती है वीटो की। आप क्या समझ रहे हैं, इसे मजाक समझ रहे हैं क्या? तो ये है संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर, कि मतलब दुनिया के किसी भी मुद्दे को अगर वहां महासभा में पेश किया गया, उसके बाद जो है वहां पर वोटिंग हुई, लेकिन अगर इन 5 में से किसी का दिमाग में आया कि नहीं इसको नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है, वो उसको फिर कोई नहीं कर सकता है। आप करते भी रहो। 193 में से कम 121 सदस्य, अगर इन 5 में से अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये 5 कहते हैं ठीक है, तो अगर वो 5 कह दिए तो 193 सदस्य कुल है देश, तो 193 आदमी होंगे। अगर 193 में से किसी को 121 वोट प्राप्त हो जाता है तो वह महासभा से वो चीज क्या हो जाती है, पारित हो जाती है। लेकिन अगर इनको कोई दिक्कत हुई तो भैया 192 सदस्य आप एक तरफ रखे रहो, अगर इन 5 में से किसी एक को भी दिक्कत होगी तो वह सदस्य वहां उससे पारित नहीं होगा। आइए देखिए इसके आगे। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि सुरक्षा परिषद में भैया हमारे पास कितने सदस्य हैं, तो कुल 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है इन 10 अस्थायी सदस्यों का। मतलब ये जो आपके टेम्पोररी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल सिर्फ कितना होता है, 2 साल का होता है। 2 साल में लगातार प्रति 2 साल में क्या होते रहते हैं, सदस्य यहाँ के चेंज होते रहते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया ये तो बात ठीक है, क्या भारत के पास वीटो पावर है संयुक्त राष्ट्र की? हम कहेंगे नहीं है। भारत और वीटो की बात करें, इंडिया एंड वीटो पावर की अगर हम बात करें तो भारत के पास वीटो पावर नहीं है। इतना समृद्धशाली देश है लेकिन भारत के पास वीटो पावर नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं गलती किसको दी जा सकती है? लोग कहेंगे कि नेहरू का लोग विरोध करते हैं। अरे कैसे ना विरोध करें सर, हम संस्थापक देश थे इसके, फिर भी हमको वीटो पावर नहीं मिली। किसकी गलती है ये? मोदी जी की गलती है भैया। ये विदेश नीति की उस टाइम में गलती है कि जो हमको स्थायी सदस्यता नहीं दिला पाई। लेकिन अभी क्या, जब कोई काम आपके दादा बाबा ने नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करोगे? आप भी उनको खाली गाली देते रहोगे? नहीं, ये आज की सरकार का भी होना चाहिए कि हमको वीटो पावर लेकर ही रहना है। तो समझिए इसमें कैसे समझते हैं। तो भारत और वीटो पावर ये क्या है भैया, ये समझ में आ जाए। असल में ये वीटो पावर क्यों भारत को नहीं मिल पा रही, उसका कुछ रीजन है। क्या रीजन है? भारत के पास जो इनके 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं, भारत को 121, भारत को अगर वीटो पावर लेनी है तो 121 सदस्य कहते हैं कि ठीक है भैया। लेकिन ये जो 5 सदस्य जो मेन वाले हैं, जिनका नाम है यूएसए, चीन, और कौन भैया, यूके, और कौन भैया, फ्रांस, और कौन भैया, रूस। ये 5 देश जो है, इन 5 में थोड़ी सी दिक्कत है। जो मैंने अभी बताया आपको, दुनिया एक तरफ है लेकिन ये 5 कुछ अलग बयाला करेंगे तो कोई आप मतलब नहीं है। तो क्या भैया, रूस तो हमारा मित्र है, वो कहता है वेरी गुड,
आप रहो भैया, आपको वीटो पावर मिलनी चाहिए, आप अच्छे देश हो। हमको रूस तो ऐसा ही कहता है। मित्र हमारा बहुत पुराना मित्र है। फ्रांस तो हमारा बहुत पुराना मित्र ये भी है, इसने तो कभी अपने वीटो पावर का यूज ही नहीं किया आज तक। ब्रिटेन यहाँ बदतमीजी करता है। ब्रिटेन यहाँ क्या कहता है कि भैया भारत को वीटो पावर दे दो, सॉरी, कहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दे दो लेकिन इनको वीटो पावर ना दो। अभी तो वही वाली बात होगी भैया कि ब्याह कर लो लेकिन दुल्हन ना ले जाओ। क्या करेंगे भाई, ब्याह करके क्या करेंगे जब दुल्हनिया नहीं रहेगी? तो ये तो इनकी बेवकूफी ये है। और अमेरिका तुम्हारा, अमेरिका भी नहीं इसमें अड़ंगा लगाता। अमेरिका कहता है ठीक है भारत को मिलनी चाहिए वीटो पावर, लेकिन ये सबसे जो कुत्ता काम है किसका है, वह है चीन चान चुन चीन चाइना। ये कमीना क्या कहता है, ये कहता है कि अब भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इनका एक लौंडा है, इसका नाम है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान चिरकुट क्या है, ये कहता है कि कश्मीर का मुद्दा जो है, ये कश्मीर का मुद्दा जो है, अगर भारत के पास वीटो पावर आ गई तो पाकिस्तान और इनकी चच्चा चीन, ये दोनों जने ये कहते हैं वहां जाकर कि भैया अगर भारत के पास अपनी शक्ति आ गई तो चूंकि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र ने जब एक कमेटी का गठन किया कि भाई आप इस पर जांच करो, देखो कि किसकी भूमि है कश्मीर, उसको दे दिया जाए। और उसने गजब की रिपोर्ट पेश किया। ये भैया कश्मीर की रिपोर्ट जो है, इस पर जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक बार किसकी गठन किया गया भैया, डिक्सन आयोग का गठन किया गया। डिक्सन आयोग, ये सब बात सर आपको कोई नहीं बताएगा। डिक्सन आयोग गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा और डिक्सन आयोग ने कहा कि भैया ये, उसने रिपोर्ट बहुत गजब पेश किया। उसने कहा कि पाकिस्तान और भारत का ये क्षेत्रीय मुद्दा है और संयुक्त राष्ट्र को इसमें नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई गांव का अगर मेड़ का मार रहेगा तो संयुक्त राष्ट्र आएगा वहां से छुड़वाने? तो वही बात है। उसने कहा इतनी गजब की रिपोर्ट पेश की और इन दोनों का मुंह क्या हो गया, कबूतर हो गया, ये कबूतर बन गए। अब क्या होगा, इन लोग की क्या फट रही है भैया कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो कश्मीर का मुद्दा तो तुरंत हल कर लेगा। क्यों? क्योंकि वीटो पावर में हम जान रहे हैं कि ये क्या करेगा, अपना पेश करेगा और क्या कहेगा, जब हम अगर हमारे पास शक्ति हो जाएगी वीटो की तो हम क्या करेंगे, कश्मीर को अपने मिला लेंगे। ऐसा ये चीन चांचू इनकी यही फितरत है। अपना सारा तिब्बत को कर लिया है, उसमें नहीं कुछ कहता है ये। इसकी इतनी, इस चीन के मैं समझाऊं आपको इसकी क्या नीति है। ये इतना बड़ा बेहुदा आदमी है कि जैसे आपकी शरीर है, मैं आपको क्या करूं, ऐसे आपसे 1000 रुपया मान लूं तो हम भैया 1000 रुपये दे दो, आप दे दिए कि चलो भैया गौरव एक दे दो 1000 रुपये, आपने दे दिया। अब आपको वापस करना तो छोड़ो 1000, मैं फिर 10 दिन बाद कहूँ भैया 2000 रुपये दे दो, भैया 2000 रुपये दे दो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं देंगे, नहीं देंगे, आप एक कहोगे ना। लेकिन जो 1000 जो पहले दे दिया है उसको मांगोगे भी तो नहीं ना। आप सोचोगे कि चलो जो गया वो गया, अब तो बचाए। यही हाल इसका भी होता है। ये क्या करता है, ये पहले कब्जा लेता है, जैसे हमारा कब्जा कर लिया इसने तिब्बत को, और तिब्बत कब्जा करने के बाद अब कह रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो असल में इसका मुद्दा अरुणाचल प्रदेश लेना नहीं है। इसका मुद्दा क्या है कि तिब्बत पर कोई बात उठने ही ना पाए। हम तो इसी में खुश हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जाने दे रहे हैं, और इसका मुद्दा ही नहीं है अरुणाचल प्रदेश लेना। बस ये कहता है इसका है कुछ नहीं, और उसने कब्जा भी लिया। ये इस नीति पे काम करने वाला देश है। इस वजह से आइए समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस वजह से भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं भारत के लिए वीटो पावर के लिए कुछ बातें, कुछ पॉजिटिव बातें देखते हैं और कुछ नेगेटिव बातें हम देखेंगे। पहले नेगेटिव देखेंगे कि पहले दिक्कत क्या है, क्यों भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रही है। तो भैया एनपीटी और सीटीबीटी, ये क्या है सर, ये दो जो है संगठन कह दीजिए आप। ये जो है एनपीटी और सीटीबीटी पर जो है एक क्या ये समझौता है, असल में इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो चीन ये कहता है कि अगर एनपीटी और सीटीबीटी पर चूंकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, इस नाते भारत को वीटो पावर नहीं देनी चाहिए, भारत को स्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। तो भारत के पास कलम नहीं है क्योंकि काफी नहीं है, क्यों नहीं कर सकता है। तो पहले समझिए एनपीटी होता क्या है। तो भैया एनपीटी क्या होता है, ये कहता है कि भैया कोई भी देश परमाणु बम नहीं रखेगा। परमाणु बम नहीं रखेगा किसके अलावा, ये 5 शक्तियों के अलावा, जो उसके मुख्य देश है उनके अलावा कोई भी परमाणु बम नहीं रखेगा। और सीटीबीटी क्या है कि कोई भी देश इन 5 शक्तियों के, मतलब उनको हमेशा स्पेशल दर्जा दिया जाएगा।
कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कहां पर? सीटीबीटी पे कहां नहीं करेगा भैया? तो वो मिट्टी पे नहीं करेगा, थल पर नहीं करेगा, ऐसे कह सकते हैं, थल पर नहीं करेगा, जल में नहीं करेगा और वायु में नहीं करेगा। तो बिल्कुल कोई भी देश परमाणु हमला या परमाणु परीक्षण थल जल वायु में नहीं करेगा, सीटीबीटी कहता है। और एनपीटी क्या कहता है भैया कि कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा केवल अस्थायी सदस्य के देश के अलावा। भारत इसमें नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भारत जानता है कि ये चीन का दो मुहा सांप है। ये आज तो बात कर रहा है कि भैया हम हस्ताक्षर भी कर दें, हम तो परमाणु बम भी हटा देंगे, और उसके बाद क्या होगा? अगर ये हमला कर दी फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा कबूतर बन जाएगा। अमेरिका को जानते ही हैं, वो तो केवल आग को उड़ाने के लिए रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या फंस रही है। दूसरी बात, जो दूसरा चाइना पॉइंट रखता है कि भैया भारत 1% केवल देता है बजट में, पैसा कम देता है भारत, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो भैया पैसा कम देते हैं, कैश में कम देते हैं, जो इतने सारे देशों की जो हम मदद करते हैं उनको खाना दे देते हैं, हम वैक्सीन दे दिए। आखिर ये अगर इन सब चीजों को जोड़ा जाए, कोई देश पे अगर हमला होता है तो भारत सबसे पहले आगे उनके लिए मदद में रहता है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो हमारा बजट कहाँ से कम है? आइए कुछ बात देखते हैं पॉजिटिव क्यों मिलना चाहिए भैया। भारत संस्थापक देश है, संस्थापक देश है इसका, इस नाते भारत को मिलना चाहिए भैया। संस्थापक देश है भारत का, इस नाते मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? आतंकवाद विरोधी देश है भारत। आज तक दुनिया का हर बच्चा जानता भैया कि आतंकवादी विरोधी देश सबसे बड़ा कौन है भैया? तो आतंकवादी विरोधी देश भारत है। पाकिस्तान जैसे कबूतर आदमी नहीं है कि ये केवल जो है वहां पर आतंकी छुपे रहे। हमेशा भारत ने विरोध किया और इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि आतंकवाद को रोकना। तो हम भैया ये हमारी ये सब चीजें अच्छी हैं, हमको क्यों नहीं सदस्यता दी जा रही है? चौथी तीसरी बात क्या भैया कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन में भले ही, चीन में क्या है कि चीन में भैया भले ही वहां के लोग ज्यादा है, लेकिन ज्यादा वोट हमारे यहाँ देते हैं, क्योंकि चीन में सिंगल रूलिंग पार्टी है वहां पर। एक दिन में वीडियो बनाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि भैया लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र और मोनार्ची, डिक्टेटरशिप क्या चीजें हैं सब। लेकिन आप समझिए उसमें चाइना में एक ही पार्टी, वहां पर लोग कम वोट देते हैं। हमारे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है और यही इसका उद्देश्य भी है, हमको तब भी नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? इसमें इसको आप देखिए ना, लोग प्याजी का मुद्दा, लहसुन का मुद्दा बनाए हैं। अरे आप आओ विश्व पटल पे देखो ना कि भारत की स्थिति क्या है। आप 10 रुपए किलो प्याज, 5 रुपए किलो गेहूं के लिए मर रहे हैं। अरे भाई इसको देखो ना, इसमें देखिए ना भारत की क्या स्थिति है। आपके अंदर भारतीय है, आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर भारत को क्यों नहीं, ये क्या ताकत, कौन सी ताकतें जो हमको रोक रही हैं। और क्या चीजें हैं भैया कि आतंकवाद विरोधी है, ये सब जो है। और अभी देखिए WHO को जब अभी कोरोना हो गया, मैं कह सकते हैं कि WHO ने किस तरीके से लोगों की मदद किया, और WHO के अलावा भी भारत ने कितने सारे देशों की वैक्सीन मदद की। तो ये सब था हमारा पूरी चीजें। अब आइए देखिए, हम कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा आपसे। चीन इतना कमीना देश है, चीन जब तक रहेगा, भारत की कुछ रणनीतियां हैं। वो क्या है? भारत ने कहा है कि भैया ठीक है, यूके ने कहा कि हम जो है इनको अस्थायी सदस्य दे देते हैं लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। भारत भी कम चालाक नहीं है। भारत भी क्या कहता है कि भारत जो है ठीक है आप मत दो, लेकिन हम जो है क्या करेंगे, पहले अस्थायी सदस्य बन जाएंगे और फिर उंगली पकड़ लेंगे, फिर लेके चल बैठेंगे। लेकिन देखिए भारत को एक रणनीति यहाँ पर इस्तेमाल करनी चाहिए। वो क्या सर? चीन को घेर सकते हैं हम लोग। कैसे घेर सकते हैं? देखिए, एक संगठन होता है MICR। MICR एक संगठन है, MTCR सर, MTCR ये एक संगठन है। ये क्या करता है? ये कोई भी देश मिसाइल कंट्रोल का एक संगठन है कि कोई देश कौन सी मिसाइल दागेगा, कौन नहीं दागेगा, किस तरह की मिसाइल को बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, इसके एक संगठन है जिसका नाम है MTCR। MTCR में जो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र में चीन को है, वही MTCR में संयुक्त वीटो पावर जो किसको है? भारत को है। तो भारत को कहना चाहिए, जैसे ताशकंद में हुआ था, इधर से हमारे सैनिक दो, उधर से आतंकवादी ले जाओ, यही इस समय भारत को करना चाहिए कि भैया MTCR में हम हैं। चीन को कहना चाहिए, चीन पर रोक लगाओ कि साला कोई मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा ये, और मिसाइल परीक्षण को रोक लगाओ उस पर। और उसके बदले में क्या कहो कि तुम हमको क्या करो, वहां की सदस्यता दिलाओ और हम तुमको MTCR की सदस्यता दिलाते हैं। ये भारत की रणनीति होनी चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको वीडियो में जान लगी हो तो भारत माता की जय आप बिल्कुल बोलिएगा। देश की जो अखंडता है, जो देश के लिए प्रेम है, इसको बना के रखिए, ये बहुत जरूरी है। जय भारत माता की जय। धन्यवाद।